नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान को लगता है कि ऋषभ की मदद करने का उसका फैसला सही नहीं है। फिर भी आहान कहता है कि वो फंक्शन ओवर होने के बाद केओस क्रिएट करेगा और उस वक्त वो ब्राइड को वहां से ले जा सकता है। केओस क्रिएट करने के लिए आहान हेमराज से फाइट करता है और उन्हें रोकने वीरेन भी आ जाता है। सबका ध्यान इस फाइट पर होता है और इतने में ऋषभ ब्राइड के पास पहुंच जाता है। ऋषभ ने वेटर के कपड़े पहने हुए थे और वो एक डाइनिंग कार्ट को पुश कर रहा था। गार्डन साइड पर इस वक्त कोई नहीं था, इसलिए किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं गया था। ऋषभ के माथे पर इस वक्त पसीना आया हुआ था और वो बहुत घबरा रहा था। वर्मा मेंशन के गार्डन में इस वक्त हल्की हल्की लाइटिंग थी और कुछ भी ज्यादा क्लियर नहीं नजर आ रहा था। पेड़ पौधों की वजह से वहां पर हल्की हवा चल रही थी और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। ऋषभ को उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त उसे वहां कोई मिलेगा, पर जब वो थोड़ा आगे गया तब उसने देखा कि कोई खड़ा है और उसके आने का ही इंतजार कर रहा है। ऋषभ ने जब गौर से देखा तब वो बोहरा फैमिली का बेटा था। सब लोग उसे जानते थे और ऋषभ भी उसे पहचानता था। वो आज का मेन अट्रैक्शन था। उसने ऋषभ को रोका और कहा, तुम जिसे ले जाना चाह रहे हो वो मेरी फियांसी है। मैं तुम्हें उसे इस तरह ले जाने नहीं दे सकता। आहान के प्लान के हिसाब से जब वो हेमराज से फाइट करके सबका ध्यान अपनी तरफ करेगा तब ऋषभ ब्राइड को डाइनिंग कार्ट में छिपाकर वहां से ले जाएगा। ब्राइड मान गई थी, इसलिए इस वक्त वो डाइनिंग कार्ट के नीचे छिपी हुई थी। ग्रूम को ये बात पता चल गई थी और वो उन्हें रोकना चाहता था। ऋषभ ने ग्रूम को देखा और कहा, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। शी इज डेस्टिन्ड टू बी विद मी। ऋषभ की टोन बहुत रूखी थी, पर फिर भी ग्रूम ने अपना काम नहीं खोया था। उसका चेहरा बहुत शांत था और उसने उसी कामनेस से कहा, मैं वर्मा फैमिली से किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहता हूँ। डाइनिंग कार्ट को यहाँ छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। ऋषभ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने कार्ट का हैंडल बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, जैसे वो कहना चाह रहा था कि वो इस कार्ट को नहीं छोड़ेगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब ऋषभ वहां से नहीं गया तब ग्रूम ने कहा, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो फिर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे ब्लेम मत करना। इतना कहते ही ग्रूम ने ऋषभ का हाथ पकड़ा और कार्ट छुड़वाने की कोशिश करने लगा, पर ऋषभ अपने हाथ की पकड़ को ढीली करने के लिए तैयार नहीं था और बार बार अपनी कलाई छुड़वा रहा था। इतना ही नहीं, ऋषभ ने उस पर अटैक भी कर दिया था, जिसकी वजह से ग्रूम को रिट्रीट करना पड़ा। अब दोनों के बीच में फाइट शुरू हो गई थी। कुछ ही सेकंड्स में दोनों एक दूसरे पर 10 से 12 मूव्स कर चुके थे, पर किसी को भी कोई इंजरी नहीं हुई थी। ग्रूम ने ऋषभ की स्किल्स देखने के बाद कहा, लोग सही कहते हैं, वर्मा फैमिली में सबसे प्रोमिसिंग फाइटर तुम ही हो। तुम ही हो जो इस फैमिली से ग्रैंड मास्टर रियल में पहुंच सकते हो। इस एज में तुम कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंच गए हो। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम जैसा फाइटर मेरी फियांसी को ले जाने की कोशिश करेगा। कुछ मूव्स एक्सचेंज करने के बाद ही ग्रूम समझ गया था कि ऋषभ बहुत पहुंचा हुआ फाइटर है, पर अब इस सब के बाद ऋषभ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ब्राइड को ले जाने के बाद वैसे भी वर्मा फैमिली और बोहरा फैमिली उस पर अटैक करने ही वाले थे, इसलिए वो सब अभी हो जाए तो बेटर था। जब ऋषभ ने कुछ नहीं कहा तब ग्रूम से फिर से कहा, तुम भले ने ही कोई भी हो, पर मैं तुम्हें मेरी फियांसी को ऐसे ले जाने नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद वो ऋषभ के जवाब का इंतजार करने लगा। ऋषभ झुका और उसने कार्ट से कपड़ा हटाया। इस वक्त ब्राइड वहां नीचे बैठी हुई थी और रो रही थी। उसने अपने मुंह को हाथ से कवर किया हुआ था ताकि किसी को भी कोई आवाज ना सुनाई दे। ऋषभ ने उसे मुस्कुराते हुए देखा, पर ब्राइड बहुत घबराई हुई थी। उसे नहीं पता था कि बाहर किसने उन्हें रोका है और क्या चल रहा है। उसने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? ऋषभ ने कहा, हाँ, सब ठीक है और जो ठीक नहीं है उसे मैं ठीक कर दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। उसने कुछ नहीं कहा, बस एग्रीमेंट में अपनी गर्दन हिला दी। ऋषभ किक्स और पंचेस में इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा स्वॉर्ड चलाने में था।
उसने अपनी पीठ पर बंधी हुई स्वॉर्ड निकाली और ग्रूम पर जोरदार अटैक करने लगा। उसका ऑरा बिल्कुल चेंज हो गया था और वो किसी फाइटिंग मैनियक की तरह ग्रूम पर अटैक कर रहा था। फाइनली ग्रूम की एनर्जी ने जवाब दे दिया और वो आगे फाइट कंटिन्यू नहीं कर पाया। उसने कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो? ऋषभ ने अपने अटैक्स करने बंद कर दिए थे। उसने गुस्से में ग्रूम को देखा और कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी जान लेने का कोई शौक नहीं है। इतना कहने के बाद ऋषभ ने काट लिया और वहां से जाने लगा। ग्रूम में भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें जाने दिया, पर वो अचानक से बोला, उसका ध्यान रखना। ऐसा लग रहा था जैसे ऋषभ ने उसकी बात नहीं सुनी थी और वो अपनी ही धुन में जा रहा था। ऋषभ की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी। वो तो ब्राइड को लेकर वहां से चला गया था, पर आहान अभी भी फंसा हुआ था। वीरेन के मार्शल आर्ट्स स्किल्स आहान की टक्कर के थे। दोनों बहुत कैजुअली एक से दो मूव्स एक्सचेंज कर रहे थे, पर कोई किसी को सीरियसली इंजर नहीं कर पा रहा था। बल्कि वीरेन के पाम स्ट्राइक ने आहान का बैलेंस बिगाड़ दिया था। आहान ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी स्किल्स तो चाकई में बहुत कमाल की है। दोनों इस वक्त रुक गए थे और फाइट नहीं कर रहे थे। वीरेन का फाइट करने का कोई इरादा नहीं था, वो बस किसी तरह हेमराज को आहान के हाथों मरने से बचाना चाहता था। उसने आहान की तारीफ को एक्सेप्ट करते हुए कहा, ये तो कुछ नहीं है। अगर आपको असली मार्शल आर्ट्स देखना है तो फिर आप यहाँ और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वरना बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाए। आई होप इस मैटर को अवॉइड किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो वर्मा फैमिली इंटरफियर नहीं करेगी। आहान अपने दिमाग में केओस का टाइम कैलकुलेट करने लगा। उसने अंदाजा लगाया कि अब तक तो ऋषभ ब्राइड को लेकर भाग गया होगा। अब वो इस ड्रामे को खत्म कर सकता था, पर उसे अफसोस सिर्फ इस बात का था कि वो हेमराज को मार नहीं पाया था। आहान ने कहा, सिर्फ आपकी बात मानकर मैं इन्हें अभी नहीं मार रहा हूँ, पर इनकी लाइफ टेम्परेरी है और बहुत जल्द मैं इनकी जान ले लूंगा। जब आहान ने ये कह दिया था तो फिर वीरेन को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा, वो आपका आपस का मैटर है, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, पर वर्मा मिशन में ऐसा कुछ करने की इजाजत मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। हेमराज को बहुत गुस्सा आ रहा था और उनकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, पर इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकते थे। इतने लोगों के सामने वो बहुत ह्यूमिलिएटेड और इंसल्टेड फील कर रहे थे। धीरे धीरे सारे गेस्ट्स वहां से जाने लगे थे। आहान का भी अब वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो भी वहां से तुरंत निकलना चाहता था। वो किसी को बिना बताए वहां से जाना चाहता था, ताकि कोई भी उससे आज के तमाशे से रिलेटेड कोई सवाल न पूछ सके। आहान जब मेन गेट के पास आया तब उसने एक कार से लिफ्ट मांगी। एक कार उसके आगे आकर रुक गई और उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गई। उस कार में दो लोग थे, एक मिडिल एज्ड आदमी और एक यंग लड़की। देखने में दोनों बाप बेटी लग रहे थे। लड़की ड्राइव कर रही थी और आदमी पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी और ना ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी। उसने आहान को एक दो बार देखा, पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो आदमी एक बिजनेसमैन लग रहा था और उसकी कार भी काफी अच्छी थी। वो आहान के सामने बहुत प्रोफेशनली स्माइल कर रहा था। आहान कार में बैठा और उसने कहा, लिफ्ट देने के लिए थैंक यू। उस आदमी ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैं आहान रायजादा से यहाँ पर मिलूंगा। ये सुनकर आहान बहुत क्यूरियस हो गया और उसने कहा, व्हाट, आप मुझे जानते हैं? आहान उस आदमी को पहचान नहीं पा रहा था। उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि वो उससे कहाँ मिला था। उस आदमी ने स्माइल किया और जवाब दिया, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं आपसे एक बार एक न्यू ईयर पार्टी में मिला था, तब हमने आपस में बात की थी। आहान को अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा था, पर फिर भी पोलाइटनेस से उसने कहा, ओह हाँ, तभी मैं सोचूं कि आपका चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। वो आदमी जानता था कि आहान नाटक कर रहा है, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने स्माइल के साथ कहा, जब मैं यहाँ आया था तब सोच ही रहा था कि आप मुझे यहाँ मिलेंगे या नहीं।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे मिल पाऊंगा, पर वर्मा फैमिली इतनी नामी फैमिली है तो वो आपको बुला ही सकते हैं। आहान ने जवाब दिया, कोइंसिडेंटली मैं यहाँ था इसलिए आ गया। उस आदमी ने कहा, आपका तो बहुत नाम है और आपका बिजनेस भी इतना बड़ा है, आपके पास ज्यादा वक्त कहाँ होगा। वर्मा फैमिली डेजर्ट में बहुत बड़ी फैमिली है और मुझे मेरा बिजनेस एक्सपैंड करना है, इसलिए मैं आज यहाँ आया था। आहान को समझ नहीं आ रहा था वो आदमी उसे ये सब बातें क्यों बता रहा था, पर वो फिर भी चुपचाप सुन रहा था। उस आदमी ने फिर से कहा, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि आज मैं आपसे मिल पाया। आप मेरे रोल मॉडल हैं और मैं आपके जैसा बिजनेस बनना चाहता हूँ। ये सुनकर आहान हंसा और उसने मॉडेस्ट होते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि इतने लोग मुझे एडमायर करते हैं। उस आदमी ने सीरियस टोन में कहा, आप नहीं जानते कि आपका कितना नाम है। जब मैं मनाली में था तब अक्सर आपके बारे में बहुत कुछ सुनता था। लोग आपके बिजनेस स्किल से बहुत इम्प्रेस्ड थे। बस आपके बोलने की देर है और करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो सकते हैं। वो आदमी लगातार बोल रहा था। अब आहान को लगने लगा था कि ये ज्यादा ही बोल रहा है। आहान ने मन में सोचा, इतना भी कोई मेरे बारे में बात नहीं करता होगा। He is being unreasonable. आहान अब उस लड़की को देख रहा था। वो लगातार आहान को देख रही थी और जैसे ही उसने देखा कि आहान उसे देख रहा है तो उसने उसे आंख मारी और एक फ्लाइंग किस दी। ये देखकर आहान बहुत हैरान हो गया था। उस लड़की के एक्सप्रेशंस देखकर लग रहा था जैसे अगर वो कार में नहीं होती तो अब तक आहान पर झपट चुकी होती। ये देखकर आहान को बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगा और उसने विंडो के बाहर देखा। अचानक से उसे एहसास हुआ कि वो किसी सुनसान रास्ते पर था। आहान ने कंफ्यूजन में पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने तो पास के होटल में मुझे ड्रॉप करने के लिए कहा था। उस आदमी ने आहान की बात नहीं सुनी और अपनी बातें बोलता रहा। आहान ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ा और कहा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कहा, जैसा मैंने सोचा था, आपने मुझे नहीं पहचाना। ये आदमी कौन है और आहान से क्या चाहता है? यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल के लिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।